जब जब ये एंजाइम और प्रोटीन दोनों अलग होते हैं, यहाँ पर एक एक एटीपी खर्च होती है और ये एटीपी टूट जाएगी किसमें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और यहाँ पर भी एक एटीपी खर्च होती है, एटीपी ये खर्च हुई किसमें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो जब एंजाइम जो है प्रोटीन से अलग होता है तो एक एटीपी खर्च होता है और एंजाइम और प्रोटीन दोनों अलग अलग। यहाँ पर भी दोनों एक साथ जुड़े हैं, यहाँ पर हमने एंजाइम को अलग कर देते हैं और प्रोटीन को अलग, तो एक एक एटीपी दोनों जगह खर्च होता है, एक एटीपी यहाँ और एक एटीपी यहाँ। समझे? तो इसको लिख लो। अगला हम लोग देख रहे हैं क्या, सेल साइकिल। ठीक है, तो ये जो सेल साइकिल होता है हिंदी में बोलते हैं इसको कोशिका चक्र। अगर इस सेल साइकिल की बात करें तो इस सेल साइकिल में दो चीज़ें होती हैं, वो दो क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। सेल साइकिल, इसमें जो सबसे पहली अवस्था होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेज अवस्था। क्या होता है, इंटरफेज। हिंदी में बोलते हैं इसको अंतरावस्था। और ओवरऑल सेल साइकिल जो होती है वो कितने समय की होती है, 24 आवर या 24 घंटे की एक कोशिका चक्र चलती है। इसमें जो इंटरफेज होता है इसका समय होता है कितना, 22 आवर का या 22 घंटे का। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये सबसे मोस्ट एक्टिव फेज है। कैसा है, मोस्ट एक्टिव फेज। इंटरफेज में अगर बात करें तो इंटरफेज में 3 सब अवस्थाएं होती हैं। वो कौन कौन, एक होता है जीवन, इसी को हम लोग बोलते हैं प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। दूसरी जो अवस्था होती है उसको हम लोग बोलते हैं यस फेज। यस का नाम क्या होता है, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज। और जो तीसरी होती है वो होती है G2 फेज। और G2 को बोलते हैं पोस्ट डीएनए या पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज, इसी को हम लोग अन्य नाम से भी बोलते हैं क्या, डीएनए रेप्लिकेशन फेज। डीएनए रेप्लिकेशन फेज। तो ओवरऑल देखें तो हमारा कोशिका विभाजन कितने समय का होता है, 24 घंटे का। 22 घंटे अकेले खाता है कौन, अंतरावस्था। ये 22 घंटे में से जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है ये लेता है कितना, 12 घंटे। और लगभग 6 से 8 आवर लेता है यस फेज। और 3 से 4 आवर लेता है कौन, G2 फेज। और देखोगे तो ये जो जीवन फेज है ये सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है, कितना, 12 घंटे। इसलिए जो जीवन फेज होता है इसमें जो होता है मैक्सिमम सेल ग्रोथ होती है। मैक्सिमम सेल ग्रोथ या बोले अधिकतम कोशिका की वृद्धि होती है। अधिकतम कोशिका की वृद्धि कहाँ, जीवन में। दूसरा, अभी टाइम कितना बचा है, 24 घंटे में 22 घंटा खत्म है, 2 घंटे अभी बचे हैं। और ये जो 2 घंटे होता है 2 आवर, ये जाता है किसको, माइटोसिस, या इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में एम फेज। ठीक है, माइटोसिस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एम फेज। ये कितने समय का चलता है, केवल 2 घंटे का। 22 घंटे इधर लग जाते हैं, 2 घंटा इसमें लगता है। लेकिन ये जो 2 घंटा का समय है सबसे ज़्यादा इसमें नाटक काम किया जाता है। क्या किया जाता है वो नाटक, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। इसके अगर हम लोग बात करें तो इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन, प्रोफेज,
दूसरा कौन होता है, मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टीलोफेज। तो इसकी 4 अवस्थाएं। प्रोफेज को हिंदी में बोलते हैं पूर्वावस्था, मेटाफेज को बोलते हैं मध्यावस्था और एनाफेज को बोलते हैं पश्चावस्था और टीलोफेज को बोलते हैं अंत्यावस्था। तो इन सभी में केवल 2 घंटे का काम लगता है। एनाफेज भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है अर्ली एनाफेज, अर्ली मतलब जल्दी, और दूसरा होता है लेट एनाफेज, लेट मतलब देरी से एनाफेज। इसमें माइटोसिस अथवा एम फेज में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, के, ठीक है। दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, इसको शॉर्ट में बोलेंगे सीके। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, केंद्रक विभाजन, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो जब कोशिका विभाजन का एम फेज आता है तो इस एम फेज में क्या होता है, प्रोफेज से लेकर अर्ली एनाफेज तक केवल केंद्रक का ही विभाजन चलता रहता है, ठीक है। तो केंद्रक विभाजन जो है कहाँ से चलता है, यहाँ से चलेगा, प्रोफेज से चलेगा और कहाँ तक, अर्ली एनाफेज तक चलेगा। यहाँ पर केवल क्या चलता है, के। लेकिन जैसे ही लेट एनाफेज से हम लोग टीलोफेज तक जाते हैं, के प्लस सी के दोनों साथ चलते हैं। मतलब शुरू में अगर बात करें या ओवरऑल कहें तो कैरियोकाइनेसिस प्रोफेज से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ होता है, टीलोफेज पर। लेकिन साइटोकाइनेसिस लेट एनाफेज से शुरू होती है और टीलोफेज में ख़त्म हो जाती है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि लेट एनाफेज से टीलोफेज की वह अवस्था है जहाँ पर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों एक साथ होते हैं। उसके पहले केवल कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी कि केवल केंद्रक का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। लेकिन लेट एनाफेज या पश्च एनाफेज का और टीलोफेज तक में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस यानी केंद्रक का विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन दोनों एक साथ होता है। तो हम लोग इसी को बोल सकते हैं क्या, कि जो के होता है, के ये शुरू कहाँ से होगा, प्रोफेज से, कहाँ तक चलेगा, टीलोफेज तक, कहाँ तक चलेगा, टीलोफेज तक। तो के शुरू से चलता है अंत तक, ठीक है। लेकिन ये वो समय है जहाँ पर के और सी के एक साथ चलते हैं, यानी कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अगर हम लोग बात करें किसकी, सीके की, तो सीके शुरू कहाँ से होता है, लेट एनाफेज से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है, टीलोफेज पर। तो कोशिका विभाजन में 2 चीज़ें होती हैं, एक केंद्रक का विभाजन और एक कोशिका द्रव्य का। तो केंद्रक का विभाजन शुरू से चालू होगा, अंत तक चलता रहता है। लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन लेट एनाफेज से शुरू होता है और टीलोफेज पे खत्म हो जाता है, यानी केवल 2 स्टेप में ये खत्म होता है। जबकि केंद्रक का विभाजन शुरू से होता है और लास्ट में जाकर के खत्म होता है, समझे। तो हमारा सेल साइकिल कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का। उस 24 घंटे में से 22 घंटा कौन होता है, इंटरफेज या अंतरावस्था। इसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट एक्टिव फेज या अत्यधिक सक्रिय अवस्था। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अत्यधिक सक्रिय अवस्था। और इस अत्यधिक सक्रिय अवस्था में कोशिका जो है सबसे अधिक अपनी वृद्धि करती है। अधिक वृद्धि का मतलब क्या है, अधिक वृद्धि का मतलब है कोशिका खूब खाएगी पिएगी, खूब बड़ी हो जाएगी। अधिक वृद्धि का मतलब यह नहीं है कि बहुत सारी कोशिका बन जाएगी, अधिक वृद्धि का मतलब खूब खाएगी पिएगी और यहाँ पर बहुत बड़ी बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक कोशिका 50 बन गई।
तो यहाँ पर इंटरफेज 3 अवस्थाओं में G1, यस, G2। G1 जो होती है सबसे अधिक समय की होती है, कितने की, 12 घंटे की, और यहाँ पर सेल की अधिकतम ग्रोथ होती है। यहाँ के बोल सकते हैं यहाँ पर अधिकतम कोशिका का क्या होता है, वृद्धि होता है। अधिकतम कोशिका वृद्धि कैसे होता है, अभी आगे जब इसी में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कोशिका में वृद्धि क्यों होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। प्री डीएनए मतलब डीएनए बनने से पहले की अवस्था, यानी कि यहाँ पर डीएनए निर्माण करने के लिए जितनी भी चीज़ें की आवश्यकता होती है उन सभी का निर्माण जीवन में ही हो जाता है। जैसे ही यस फेज में आते हैं, एक डीएनए 2 डीएनए में रेप्लिकेट हो जाता है, यानी कि एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंथेसिस फेज, इसीलिए इसका नाम यस फेज पड़ा है। इसी को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन फेज, या इसी को बोलते हैं रेप्लिकेट फेज, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण होता है। और डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए जितने भी चीज़ें चाहिए वो सब कहाँ बन चुकी होती हैं, जीवन में। और लास्ट जो होता है G2, इसको बोलते हैं पोस्ट डीएनए, यानी कि डीएनए अब बन चुका, उसके बाद अब जो भी बचा है वो कहाँ बनता है, G2 में, और ये समय 3 से 4 घंटे का। तो ये सेल साइकिल 24 घंटे का। 2 घंटे का तुम्हारा माइटोसिस या एम फेज होता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस प्रोफेज से शुरू होगी, टीलोफेज पे जाके खत्म होगी, या हिंदी में बोले तो पूर्वावस्था से शुरू होगी, अंत्यावस्था पर खत्म हो जाती है। कैरियोकाइनेसिस या कि फिर बोले कोशिका द्रव्य विभाजन, सॉरी साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन, ये कहाँ शुरू होगा, लेट एनाफेज से खत्म कहाँ होगा, टीलोफेज पर। तो ये वो समय है, लेट एनाफेज से टीलोफेज का समय, जहाँ पर कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों का विभाजन एक साथ होता है। इसके पहले अर्ली एनाफेज से प्रोफेज तक केवल केंद्रक का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है, समझे। इसको हम लोग कुछ प्रवस्थाओं में बांट देते हैं। इसको बोलते हैं G2 फेज, ये हो गया यस फेज, और इधर पर ये हो गया हमारा G1 फेज, ठीक है। और यहाँ पर जो ये है हमारा, यहीं पर एक छोटा सा फेज होता है जिसको बोलते हैं G0 फेज, ठीक है। इसके बाद का जितना भी बचता है इसको क्या बोलते हैं, एम फेज। और एम फेज भी देखोगे तो 4 भागों में डिवाइड रहता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोफेज, इसको मेटाफेज, इसको एनाफेज, और ये फिर से 2 टाइप का, एक अर्ली और दूसरा लेट, और तीसरा क्या होता है, टीलोफेज। तो एम फेज में 4 अवस्थाएं। अब यहाँ पर हमने इसको ऐसे कर दिया, तो देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ जाने का। G0 फेज को हम लोग बोलते हैं शांत अवस्था या रेस्ट फेज, अर्थात ऐसी कोशिका जिनको कोशिका विभाजन अब नहीं करना है या उनमें विभाजन नहीं होगा, वो जीवन से निकल करके G0 फेज में चली जाती हैं। इन कोशिका में विभाजन आगे नहीं होता, इनमें विभाजन तभी होगा जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज इन कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता। जैसे मान लो किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट अटैक में एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारी हृदय की ऊतक होती है वो डेड हो जाती हैं। तो हार्ट अटैक केवल एक कारण से नहीं, बहुत सारे कारणों से आता है। तो हृदय की कभी कोशिकाएं मर जाए
तो इनमें से कोशिका निकल करके वापस आ जाती है जीवन में और वहाँ पे विभाजन होता है। या कभी कभी तंत्रिका कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाए तो G0 से कोशिका निकल करके आती है और चली जाती है जीवन में, तो उस कोशिका का विभाजन शुरू हो जाता है। जनरली जिन कोशिका को विभाजन नहीं करना होता है या जिन कोशिका में विभाजन कभी नहीं होता वो चले जाते हैं कहाँ, G0 फेज में। इसलिए G0 फेज को रेस्ट फेज या विश्राम अवस्था कहते हैं। जीवन फेज को हमने क्या बोला था, जीवन को हमने बोला था प्री DNA सिंथेसिस फेज, ठीक है। यानी कि DNA का निर्माण होने से पहले जो चीज़ें चाहिए वो सभी कहाँ मिल जाती हैं, जीवन में। जीवन इंटरफेज की सबसे बड़ी अवस्था होती है। यानी कि अगर हम लोग बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा अवस्था क्या है, इंटरफेज। और ये कितने समय का, 22 आवर। और उसमें भी अगर जीवन फेज की बात करें तो जीवन फेज कितना, 12 आवर। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो जीवन फेज है सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। या हिंदी में बोले तो हिंदी में बोल सकते हैं कि अंतरावस्था की सबसे बड़ी अवस्था कौन होती है, जीवन। तो इस जीवन में हमने क्या लिखा था, प्री DNA सिंथेसिस, यानी कि DNA का निर्माण करने के लिए जो चीज़ें चाहिए उन सभी का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। क्या क्या बनता है, RNA। RNA में 3-4 प्रकार के RNA, rRNA, mRNA और इसके साथ साथ tRNA, यानी कि सभी प्रकार के RNA का निर्माण जीवन में हो चुका होता है। दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पर एंजाइम, एंजाइम कैसा, एसिडिक एंजाइम, एसिडिक एंजाइम। इस एसिडिक एंजाइम का भी संश्लेषण इसमें हो जाता है। वो एसिडिक एंजाइम कौन कौन है, एक तो होता है DNA पॉलीमरेज, दूसरा RNA प्राइमर, तीसरा लाइगेज और चौथा एंडोन्यूक्लिएज। ये जितने भी एंजाइम होते हैं ये सभी कैसे एंजाइम होते हैं, अम्लीय एंजाइम। और अम्लीय एंजाइम DNA पॉलीमरेज, RNA प्राइमर, लाइगेज और एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि DNA के निर्माण के लिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। बिना RNA प्राइमर के कभी भी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि हमने तुम लोगों को बताया था DNA पॉलीमरेज रेप्लिकेशन करता है लेकिन स्टार्ट कभी नहीं कर पाता। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग RNA प्राइमर जोड़ते हैं, जो कि लगभग 5 से 7 या कि फिर 4 से 12 या कि फिर 5 से 7 RNA का जो होता है न्यूक्लियोटाइड होता है, जिसको DNA के एंड पर जोड़ देते हैं। लाइगेज क्या करता है, 2 DNA अणुओं को या 2 अलग अलग DNA के टुकड़े को जोड़ता है। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, जहां पर RNA प्राइमर है वहां से कट करेगा और कट करने के बाद लाइगेज उसको जोड़ देता है। तो लाइगेज का काम जोड़ना, एंडोन्यूक्लियस का काम DNA को बीच से कट करना, DNA पॉलीमरेज का काम DNA का प्रतिकृति करना, RNA प्राइमर क्या करता है, DNA को रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर बन जाती हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम लोग ओवरऑल बोल सकते हैं कि यहाँ पर न्यू साइटोप्लाज्म का निर्माण होता है। न्यू साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन, ओवरऑल अगर बोले तो यहाँ पे क्या बनता है, न्यू साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम सेल ग्रोथ होती है, मैक्सिमम सेल ग्रोथ, मैक्सिमम सेल ग्रोथ होती है। और अगर हम लोग बात करें इसके कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की, तो इसका जो है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स वो क्या होता है, कम होता है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अगर इसका कम है, इसका मतलब साइटोप्लाज्म इसमें क्या है, ज़्यादा। क्योंकि देखो ना इतनी चीज़ें बन रही हैं, इतनी चीज़ें बन रही हैं तो साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब साइटोप्लाज्म ज़्यादा तो क्या ही कम।
तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म का आयतन यानी कि Vc माइनस Vn ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी आरएनए थे, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए सभी का निर्माण हो गया। एसिडिक एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमर, लाइगेज और एंडोन्यूक्लिएज इनका निर्माण हो गया। नया साइटोप्लाज्म का निर्माण होता है, यहाँ पर कोशिका अधिकतम वृद्धि करती है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो बेसिक हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन का भी निर्माण हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं और उनमें 3 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते थे, लाइसिन, आर्जिनाइन और सिस्टीन। ये 3 अमीनो एसिड के कारण ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो यहाँ पर बेसिक हिस्टोन प्रोटीन का भी निर्माण हो चुका होता है। और डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए चाहिए क्या, यही सभी चीज़ें बेसिक चाहिए। यहाँ से कोशिका जीवन से निकल करके कहाँ पहुँच गई, यस फेज में। और यस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फेज, रेप्लिकेशन फेज, या इसी को बोलते हैं क्या, सिंथेसिस फेज। अब ये जो रेप्लिकेशन हिंदी में बोलते हैं प्रतिकृतिकरण, प्रतिकृतिकरण, और सिंथेसिस को क्या बोलते हैं, संश्लेषण, संश्लेषण प्रवस्था। ठीक है, तो ये जो संश्लेषण फेज होता है या सिंथेसिस फेज होता है, यस फेज, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। तो यहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ें हैं इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है लेट और एक होता है अर्ली, यानी यस फेज भी 2 प्रकार, एक होता है अर्ली यस फेज और एक लेट यस फेज, यानी कि जो जल्दी से शुरू कर दे और जो देरी से शुरू करे। तो जो अर्ली यस फेज होता है इसमें क्या क्या संश्लेषण होता है वो देखना। इसमें यूक्रोमेटिन का, यूक्रोमेटिन का डुप्लीकेशन हो जाता है, डुप्लीकेशन। इसके साथ साथ इसी यस फेज में क्रोमोसोम का भी डुप्लीकेशन हो जाता है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन। इसके अलावा अगर हम लोग इसी में बात करें तो अर्ली यस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन भी हो जाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। और अगर हम लोग इसी में बात करें लेट में, तो लेट में क्या क्या हो जाता है, लेट में हमारा एक तो हेट्रोक्रोमेटिन बनता है, हेट्रोक्रोमेटिन, इसका क्या हो जाता है, डुप्लीकेशन। और इसी में अगर हम लोग देखें यस फेज के लेट अवस्था में, तो इसी में हमारा जो सेंट्रियोल होता है, बताए थे सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन हो जाता है। इतने चीज़ों का निर्माण यस फेज में होता है। तो देखो ना, सब चीज़ें केवल बन ही रही हैं और इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए आवश्यक मटेरियल कहाँ से आया था, जीवन से। तो जीवन ने पहले तैयारी की थी इन सभी को बनाने के लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्री डीएनए, यानी कि डीएनए बनने से पहले की जो जो चीज़ें चाहिए कौन बनाता है, जीवन। इसलिए यहाँ पर कोशिका अधिकतम वृद्धि करती है। अधिकतम वृद्धि का मतलब कोशिका का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो साइटोप्लाज्म का आयतन बढ़ जाएगा, इसलिए कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स घट जाएगा और ये कोशिका जीवन से निकल करके कहाँ चली जाएगी, यस फेज में। इस यस फेज में देखोगे तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है, यूक्रोमेटिन का डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन और हेट्रोक्रोमेटिन का भी डुप्लीकेशन हो जाता है। बचता कौन है, G2 फेज। इस G2 फेज में केवल एक ही कहानी होती है और वो एक कहानी क्या है, यहाँ पर बनती है ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है
तुम लोगों को बताया था कि ट्यूबुलिन प्रोटीन किसका निर्माण करती है, माइक्रोट्यूब्यूल का। किसका निर्माण करती है, माइक्रोट्यूब्यूल का। और ये माइक्रोट्यूब्यूल किसका निर्माण करते हैं, स्पिंडल फाइबर का। और ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं इनका निर्माण होता है साइटोप्लाज्म में। इनका निर्माण कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण G2 फेज में होता है। केवल एक चीज़ का निर्माण इसमें होता है, बाकी सारी चीज़ों का निर्माण इसमें और इसमें हो चुका होता है। तो वो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है जिससे क्या बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। तो हमने तुम लोगों को बताया था जब साइटोपंजर पढ़ा रहे थे या साइटोस्केलेटन, तो उसने बोला था एनसीईआरटी ने साइटोस्केलेटन प्रोटीन युक्त कण होते हैं। तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है माइक्रोट्यूब्यूल। और ये माइक्रोट्यूब्यूल किस में पाए जाते हैं, स्पिंडल फाइबर में, या बोले स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। और इनका निर्माण होता कहाँ है, साइटोप्लाज्म में। ये काम क्या करेंगे, जब कोशिका का विभाजन होगा तो गुणसूत्रों पर स्पिंडल फाइबर जाकर के जुड़ते हैं। लेकिन किससे जुड़ते हैं, काइनेटोकोर से। क्योंकि गुणसूत्र में दो चीज़ें होती थी, एक होता है सेंट्रोमियर और एक होता है काइनेटोकोर। तो सेंट्रोमियर से गुणसूत्र के सिरे जुड़े होते हैं, काइनेटोकोर से कौन जुड़ता है, स्पिंडल फाइबर। तो ये हो गया G2 फेज। उसके बाद जैसे ही G2 फेज में पूरी कहानी, यानी कि अभी तक कोशिका विभाजन नहीं हुआ है, अभी कोशिका विभाजन करने के लिए सारी तैयारियां चल रही है 22 घंटे से। ठीक है, जैसे शादी ब्याह के लिए क्या करते हो, 15 दिन पहले से गाड़ी खरीदते हो, पतरी दोना सब उठा के ले आते हो, शादी एक दिन में ख़त्म, यही ना होता है। तो ये शादी से पहले की तैयारियां चल रही हैं, दुल्हन को सजाया जा रहा है, क्या क्या लगेगा, चूड़ी कंगन मंगलसूत्र सब लाया जा रहा है। लास्ट में इस दिन बारात आएगी और विदाई होगा, कोशिका का विभाजन खत्म हो जाएगा, समझे। तो इसमें ओवरऑल टाइम कितना लगता है, इसको हम लोग क्या बोले थे, एम फेज। और इसमें टाइम कितना लगेगा, केवल 1 से 2 आवर, यानी 1 से 2 घंटे का समय लगता है। लेकिन सबसे नाटक इसी में होता है, इनमें नाटक नहीं होता, इनमें जो करना होता है पूरा हो जाता है। सबसे ज़्यादा नाटक इन्हीं में होता है। भाई शादी के दिन सबसे ज़्यादा नाटक होता है नहीं कि नहीं जीजू जी हमको 5,000 दीजिए नेक, करते हो कि नहीं करते हो, नहीं करोगे तो फिर जूता नहीं मिलेगा। तो ये सबसे नाटकीय प्रोसेस होता है, सबसे ज़्यादा नाटकीय अवस्था। यानी कि पूरी तैयारियां करने में टाइम 22 घंटे इनको लग रहा है, लेकिन नाटक कौन कर रहा है, ये। ठीक है, जैसे जो सालियां होती हैं उनका काम क्या होता है, कुछ नहीं, ना तो खाना बनाएंगी ना तो मेहमानों को देखेंगी, पैसा लेते समय पहले टेक लेंगी कि जीजू जी 5,000 हमारा होना चाहिए। तो पूरा कहानी कौन कर रहा है, G2 कर रहा है, यस कर रहा है, जीवन कर रहा है। यम का काम क्या है, केवल यहाँ से यहाँ तक चलना, 1 से 2 घंटे का काम है, इसको ज़्यादा तकलीफ है। जबकि 22 घंटे ये काम किया, इसको तकलीफ नहीं है। इसलिए एनसीईआरटी तुम्हारी जब पढ़ोगे तो वो बोलता है कि जो यम फेज या माइटोसिस फेज होता है, ये कोशिका विभाजन का सबसे नाटकीय अवस्था होता है। यानी कि पूरा ताम झाम इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, समझे। तो ये हो गया सेल साइकिल। वो सेल साइकिल हम लोग उसको शॉर्ट में पढ़े थे, और ये पूरा उसका विस्तृत कि कब कब क्या क्या बनता है और क्या क्या निर्माण होता है। इसीलिए यस फेज में डीएनए का संख्या क्या हो जाता है, डबल। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना क्या कि जो यस अवस्था आती है वहाँ पर डीएनए का संख्या डबल, गुणसूत्र का संख्या डबल नहीं होता। गुणसूत्र का संख्या डबल या बोले एक कोशिका से 2 कोशिका कब बनती है, वो हम लोग देखेंगे एनाफेज और टीलोफेज में। यहाँ पर डीएनए की संख्या क्या होती है, डबल। तो डीएनए की संख्या डबल कैसे होती है, जब अभी हम लोग पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन, तो उसमें तुम्हें दिखाएंगे कि कैसे डीएनए की संख्या डबल हो जाती है। ठीक है, तो इसको लिख लो।